मूवी की शुरुआत में हम एक एजेंट को घने जंगलों में घायल पड़ा हुआ देखते हैं जिसका नाम एथन होता है। वो नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे आया। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो पाइन के दरख्तों से होता हुआ एक पीसफुल टाउन में आ जाता है जिस टाउन का नाम वेवार्ड होता है। टाउन के लोग एथन की हालत को देखकर उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में एंटर हो जाता है जहाँ वो वेट्रेस से पूछता है कि वो कहाँ है और वो ये कहते ही बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईथन हॉस्पिटल के बेड पर होता है और नर्स उसे बताती है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। नर्स उसे रेस्ट करने को कहती है। ईथन अपने पार्टनर के बारे में पूछता है जो इसके साथ गाड़ी में था जिसका नाम स्टालिंग्स होता है। नर्स बताती है कि बदकिस्मती से उसकी जान चली गई और उसका सामान पुलिस स्टेशन में है। ईथन उसका मोबाइल फोन और सामान लेना चाहता है लेकिन नर्स उसे रेस्ट करने का मशवरा देती है। इस हॉस्पिटल में ईथन के अलावा और कोई भी पेशेंट नहीं होता। रेस्ट करने के बजाय एथन हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस स्टेशन आता है जहां दिन के समय पुलिस स्टेशन उसे लॉक मिलता है और वो अपने पार्टनर का सामान नहीं ले पाता, जिसके बाद वो एक बार में चला जाता है। दूसरी ओर ईथन का बॉस एडम ईथन की पत्नी टेरेसा को बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। फिर हम देखते हैं कि ईथन बार में एक लड़की ब्योरली से मिलता है और बार के फोन से अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन राब्ता नहीं कर पाता। ब्योरली एथन की मदद करना चाहती है और उसे अपना एड्रेस दे देती है। ईथन उसे बताता है कि वो अपने 2 फेलो एजेंट्स को तलाश कर रहा है जिनमें से एक एवंस है और दूसरी कैट जो ईथन की प्रेमिका है। जैसे ही वो अपने एड्रेस को पलट कर देखता है तो इस पर लिखा होता है कि इस टाउन में पतंगों की आवाज नहीं आती। इसके बाद रात के समय एथन को पतंगों की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो झाड़ियों में चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक स्पीकर मिलता है। फिर हम देखते हैं कि ईथन होटल का रेंट पे नहीं कर पाता और इसके बाद वो ब्योरले के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर एक पुराना कैबिन मिलता है और इसमें उसे एवंस की लाश दिखाई देती है। ईथन पुलिस स्टेशन आ जाता है और कंप्लेन करने की कोशिश करता है और अपना सामान वापस मांगता है लेकिन वहाँ बैठा शेरिफ आर्नल्ड उसकी मदद नहीं करता। एथन अपनी कंपनी से राब्ता करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद एथन वापस बार में जाता है लेकिन वहाँ इस बार ब्योरली की जगह कोई और व्यक्ति होता है जो एथन से भड़कने लगता है और उसे पंच लगाकर बेहोश कर देता है। जैसे ही एथन की आंख खुलती है तो वो खुद को फिर से उस हॉस्पिटल में पाता है। इस बार वहाँ उसे एक साइकियाट्रिस्ट मिलता है जो एथन से कहता है कि उसे सर्जरी की जरूरत है क्योंकि इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट है। वो ईथन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और वो इसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी ईथन नोटिस करता है कि ब्योरली वहाँ आ जाती है जो इसे हॉस्पिटल से चोरी छुपे निकाल लेती है और इसे एक पुराने घर में ले आती है जहाँ वो बताती है कि वो 1999 से इस टाउन में है और आज तक यहाँ से आजाद नहीं हो पाई और एवन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ईथन बेहोशी की हालत में होता है और ब्योरली को बताता है कि ये 2014 का साल है। जैसे ही ईथन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ब्योरली वहाँ पर नहीं होती। उधर ईथन के बॉस को गाड़ी में ईथन की लाश नहीं मिलती और उन्हें ईथन का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद ईथन को एजेंट केट एक पार्टी में दिख जाती है। कैट अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है। ईथन उसका पीछा करता है। कैट एक घर में चली जाती है। ईथन जैसे ही दरवाजे को नॉक करती है तो उसका पति हॉर्लोवेट बाहर आता है। कैट उसका पीछा करने से मना करती है और ना ही ईथन को पहचानती है और इस टाउन की हाई सिक्योरिटी के बारे में ईथन को बताती है कि हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और उसे यहाँ रहते हुए 12 साल हो गए हैं। ये सुनकर ईथन हैरान हो जाता है। वो टाउन से भागने का प्लान करता है और एक गाड़ी चुराकर जैसे ही टाउन से बाहर जाता है तो साइन बोर्ड पढ़ते उसे पता चलता है कि वो फिर से वापस टाउन में आ गया है। घबराकर एथन गाड़ी छोड़कर पैदल भागने की कोशिश करता है और तभी उसका सामना एक बहुत बड़ी विशालकाय इलेक्ट्रिक दीवार से होता है जिसे क्रॉस करना नामुमकिन होता है। उसी समय शेरिफ वहां आ जाता है और एथन पर गाड़ी चोरी का इल्जाम लगाता है। एथन बताता है कि वो एक एजेंट है लेकिन आर्नल्ड उस बात को सिर्फ एक कहानी मानता है। एथन वापस उस कैबिन में आ जाता है जहाँ उसके साथी की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसे अपने दोस्त के बूट में एक डायरी दिखाई देती है जिसे वो छूने लगता है। तभी अचानक शेरिफ आर्नल्ड गन लेकर वहाँ आ जाता है और ईथन को यहाँ से जाने को कहता है और बताता है कि फॉरेंसिक टीम यहाँ आने वाली है। एथन वापस बार में चला जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि ब्योरली फिर से बार में मौजूद है जो इस बार एथन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखती है और मीटिंग एवंस की डायरी के बारे में होती है और वो इसे पैसे भी देती है। ईथन पैसों का इस्तेमाल करके कैफे में जाकर अपनी सीक्रेट एजेंसी को कॉल करता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि कॉल ऑपरेटर भी एक फ्रॉड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन फिर से कैट से मिलने जाता है जो कि एक टॉय स्टोर पर काम करती है।
एथन उसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन कैट बताती है कि इस टाउन के रूल्स में से एक रूल ये भी है कि कोई भी उसे पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा। ये सुनते ही एथन एवंस की पत्नी के घर जाता है और उसे उसके पति के बारे में पूछता है। वो इसे बताती है कि मेरे पति ने सुसाइड की थी और मैंने उसे अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा था। इसके बाद एथन शेरिफ ऑर्नेल से मिलता है और उसे एवंस की बॉडी के बारे में पूछता है। शेरिफ ऑर्नेल से बताता है कि उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एथन हॉस्पिटल जाता है और एवंस की बॉडी से मिले सामान में से वो डायरी अपने पास रख लेता है। तभी अचानक एथन को उसकी पत्नी टेरेसा और उसका बेटा बैन दिखाई देते हैं, जो बेहोश हालत में होते हैं और उन्हें कहीं ले जाया जा रहा होता है। एथन उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों इसे दोबारा दिखाई नहीं देते। इसी समय डॉक्टर जेंकिंस वहाँ आ जाता है और वो एथन से कहता है कि उसकी हालत खराब हो रही है और उसे बहुत जल्द सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर एथन की पत्नी टेरेसा और बेटा बैन एथन को लेकर काफी परेशान होते हैं। बैन अपनी माँ से कहता है कि शायद उसका पिता कैट के साथ भाग गया है। टेरेसा एथन के बॉस एडम को कॉल मिलाती है और उससे एथन के बारे में पूछती है। एडम को फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एथन और ब्योली मिलकर अपनी तय की हुई लोकेशन पर आते हैं, जहां वो पाइन के जंगलों में एक पुराने घर में एंटर हो जाते हैं। ब्योली एथन को बताती है कि उसकी बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप इंसर्ट की गई है। दोनों मिलकर इस चिप को निकाल देते हैं। ब्योली बताती है कि शेरिफ ऑर्नेल ने ही एवंस की जान ली थी, क्योंकि वो टाउन के सीक्रेट्स जान गया था। रात के समय हम देखते हैं कि ये दोनों कैट और उसके पति से मिलते हैं। कैट उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। वो दोनों अगले दिन डिनर पर आने के लिए एग्री हो जाते हैं और नॉर्मल बिहेव करते हैं। अगले दिन एथन इस ट्रैकिंग चिप को अपने बेड पर छोड़कर घने जंगलों में निकल जाता है। एवंस के बनाए हुए नक्शे के अनुसार घने जंगलों में एक पैकेज को छुपाया गया है। एथन को जंगल में वो पैकेज मिल जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि शेरिफ ऑर्नेल दूर से किसी पर गोली चला रहा है। फिर हम देखते हैं कि ब्योली और एथन कैट के यहाँ डिनर कर रहे होते हैं। एथन बाथरूम का बहाना बनाकर छुपे हुए कैमरास और माइक्रोफोन देखने लगता है, जबकि ब्योली बहाना बनाती है कि उसकी बेटी ने कोई रूल तोड़ा है और दोनों को यहाँ से जाना होगा। दोनों डिनर पार्टी छोड़कर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पूरे टाउन के मोबाइल फोन्स एक साथ बजने लगते हैं, जिसका मतलब साफ होता है कि वो दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। टाउन के सभी लोग उनका पीछा करते हैं ताकि उन्हें पकड़ पाए। इथन किसी घर में छुप जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ब्योली पकड़ी जाती है। शेरिफ ब्योली को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो टाउन से भागना चाहती थी। इस जुर्म में वो इसे हथकड़ियां लगाकर सभी लोगों के सामने सजा देने के लिए रेडी करते हैं। इथन ये सब कुछ एक घर से छुपकर देख रहा होता है। इसके बाद हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि सभी लोगों के सामने उसकी जान ले ली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एथन की पत्नी टेरेसा और इसका बेटा इसकी तलाश में निकले हैं और इसकी जगह पहुंच जाते हैं जहां आखिरी बार एथन को देखा गया था। कंपनी उन्हें बताती है कि इथन को आखिरी बार वेवर्ड के टाउन में देखा गया था। दोनों इस टाउन की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही टाउन में एंटर होने वाले होते हैं तो उन्हें शेरिफ पॉप मिलता है, जो कि इनसे बात करने के बहाने इनकी गाड़ी के ऑयल पाइप को काट देता है, जिससे उनकी गाड़ी बेकार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टाउन में फूड सप्लाईज देने वाली गाड़ी आती है। इथन इस गाड़ी को नोटिस करता है और चुपके से इसमें बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये गाड़ी उसे टाउन से बाहर ले जाएगी। गाड़ी के रुकते ही जैसे ही इथन बाहर निकलता है तो वो खुद को एक बहुत बड़े वेयर हाउस में पाता है, जहाँ उसे पुरानी गाड़ियाँ दिखाई देती है और उनमें से एक गाड़ी उसकी पत्नी टेरेसा की भी होती है। एथन काफी परेशान हो जाता है और इस गाड़ी के अंदर उसे अपनी पत्नी और बेटे का सामान मिलता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक शेरिफ ऑर्नेल वहाँ आ जाता है और इथन से भड़कने लगता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जैसे ही एथन को होश आता है तो वो फिर से हॉस्पिटल में होता है। वहाँ खड़ी नर्स उसे बताती है कि उसकी फैमिली न्यू घर में रहते हैं और बिल्कुल सुरक्षित है। इथन को भी ब्योडली के घर में भेज दिया जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी और बेटे को देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें गले लगाता है और उन्हें किसी का भी कांटेक्ट करने से मना करता है और बाहर निकलने से भी रोक देता है और बताता है कि इस जगह हर तरफ कैमरास और माइक्रोफोन लगे हैं। फिर हम देखते हैं कि एथन शेरिफ और इस नर्स से मिलता है और उससे उसकी फैमिली को यहाँ लाने की वजह पूछता है। शेरिफ एथन से कहता है कि ये सब कुछ उसकी खुशी के लिए है। तभी अचानक नर्स को किसी अनजान व्यक्ति की कॉल आती है और इथन को रियलाइज होता है कि ये सब लोग तो सिर्फ कठपुतली हैं और इनको ऑपरेट करने वाला कोई और है।
एथन टाउन में वॉक करने लगता है, तभी उसे डॉक्टर जेंकिंस मिल जाता है। डॉक्टर जेंकिंस ईथन को कहता है कि उसे टाउन से बाहर जाने के बारे में भूल जाना चाहिए। ईथन कहता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। इसके बाद ईथन कैट को लेकर घने जंगलों में कैमरे से दूर बात करने के लिए मिलता है। ईथन का बेटा बेन अपने पिता को कैट के साथ जाता हुआ देख लेता है और अपनी माँ को इसके बारे में बताता है। एथन के पूछने पर कैट बताती है कि उसने 12 साल इस टाउन में गुजारे हैं और यहाँ सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस टाउन के रूल्स को मान लिया जाए। एथन जैसे ही घर वापस आता है तो उसे उसकी पत्नी और बेटा नहीं मिलते, सिर्फ उसकी वेडिंग रिंग टेबल पर पड़ी दिखाई देती है। एथन अपने परिवार की तलाश में बाहर निकलता है और देखता है कि वो दोनों वॉल के पास दिखाई देते हैं, जहां शेरिफ उन पर गन तान कर खड़ा होता है। एथन शेरिफ पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। तभी अचानक ईथन का बेटा बेन शेरिफ और उसकी गाड़ी ड्राइव करते हुए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे शेरिफ बुरी तरह घायल हो जाता है। वो एथन से कहता है कि सच्चाई उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहते हुए उसकी जान चली जाती है। एथन उससे गेट की चाबी लेता है, जिससे वॉल का गेट ओपन होने लगता है, लेकिन सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस गेट से उन्हें बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है और कोई चीज आकर शेरिफ बॉडी को खींचकर अपने साथ ले जाती है। ये सीन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से वापस अपने घर की ओर आ जाते हैं। एथन अपने परिवार से कहता है कि वो नॉर्मल रहने की कोशिश करें और अब हम इस टाउन से भाग निकलने के लिए प्लान करेंगे। तभी उनके घर में एक मेल आती है जो बेन के लिए होती है, स्कूल एकेडमी की, और उससे बेन को एक यूनिफॉर्म मिलता है। इसके बाद एथन पुलिस स्टेशन जाता है ताकि कुछ गन ले सके। तभी अचानक टाउन का मेयर ब्रैड वहां आ जाता है, जो एथन को उस बात के लिए मुबारकबाद देता है कि आज से वो नया शेरिफ है और आर्नल्ड ने रिटायरमेंट ले ली है। यहाँ तक कि वो इनके लिए केक भी लाता है। वो इसकी तस्वीर बनाता है और उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और साथ ही उसे टाउन के रूल्स मानने को कहता है। एथन उनकी बात मान जाने का नाटक करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बेन का एकेडमी में पहला दिन होता है, जहाँ वो अपनी टीचर मैगन से मिलता है, जो मेयर की दूसरी पत्नी होती है और एक साइकियाट्रिस्ट भी होती है, जिसे स्टूडेंट के माइंड को बदलना आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईथन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इसे वेवर टाउन की पुरानी फाइल्स मिलती हैं और उनकी फाइल्स को स्टडी करके टाउन के बहुत सारे राज जानने लगता है। फिर हम देखते हैं कि टाउन में रहने वाला एक व्यक्ति मिकॉल टाउन का माहौल खराब करने लगता है। सभी लोग बताते हैं कि मिकॉल दीवार को तोड़ने की ट्रिक्स बनाता है। इस जुर्म पर नर्स ईथन से कहती है कि अगले दिन उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन इस बार ईथन शेरिफ होता है, वो इस फैसले को नहीं मानता और मिकाल को इंटेरोगेट करता है। इंटेरोगेट करते समय ईथन को एक अनजान कॉल आती है, जो ईथन को इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो मिकाल को मौत की सजा जरूर सुनाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन के स्कूल में बनी नई दोस्त एमी उसे खिड़की से इशारा देती है और दोनों चोरी छुपे घर से बाहर निकल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ईथन के शेरिफ बनने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें टाउन के सभी लोग होते हैं, जिसमें मेयर और इसकी पत्नी और बाकी सभी लोग भी वहीं पर होते हैं। नर्स बैंड सब लोगों के सामने ईथन को शेरिफ अनाउंस करती है और मुबारकबाद देती है और साथ ही सभी लोगों को रूल्स मानने के लिए कहती है। एथन सभी लोगों को बताता है कि वो इस टाउन के असली शैतान को जरूर सामने लेकर आएगा। इसके बाद एथन अपनी पत्नी को घर में रहने को कहता है और पुलिस स्टेशन जाकर मिकाल को आजाद करके अपने साथ उसे सवाल करने के लिए ले जाता है। मिकाल एथन से कहता है कि इस दीवार के यहाँ होने के दो मतलब हो सकते हैं, एक हमें अंदर रखने के लिए और दूसरा बाहर वाले खतरे को अंदर आने से रोकने के लिए। ये कहकर मिकाल ईथन को गले लगाता है और इसके बाद दीवार की ओर भाग जाता है। मिकाल के दीवार के साथ टच होते ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो ऐसा फ्रीडम के नाम पर करता है। फिर हम देखते हैं कि मिकाल के मरते ही एथन की पत्नी टेरेसा को मिकाल की जॉब मिल जाती है। अगली सुबह ईथन यहाँ से स्कैप करने की कोशिश करता है और चट्टान पर चढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा क्रीचर ईथन का पीछा कर रहा होता है। रात होते ही वो क्रीचर ईथन पर हमला करता है। ईथन उस पर गन चलाता है, लेकिन इससे वो क्रीचर दिखाई नहीं देता। अगली सुबह ईथन नक्शे में से अगले सिटी की ओर जाने का रास्ता देखता है ताकि वहाँ से मदद दे सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेन को इसका स्कूल काफी पसंद आने लगता है और उधर टेरेसा अपनी नई रियल एस्टेट की जॉब पर चली जाती है, जहाँ वो टाउन में आने वाले नए व्यक्ति वैन से मिलती है, जो काफी घबराया हुआ होता है। वो वैन को इसका नया घर दिखाने के लिए ले जाती है और वॉशिंग मशीन की आवाज का सहारा लेकर उसे टाउन के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। वो टेरेसा को बताता है कि जब उसे होश आया तो वो अजीब से चैम्बर में था, जहां उसके साथ और भी लोग थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन और दो और स्टूडेंट को एक सफेद रूम में बिठाया जाता है, जहां मेयर की पत्नी मैगन प्रोजेक्टर पर एक वीडियो दिखाती है और बताती है कि उन्हें इस टाउन के बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है।
वो स्टूडेंट्स को एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देती है जिसे एबी कहा जाता है। ये इसी टाउन में जंगलों में रहता है। इसके बाद मेगन सभी स्टूडेंट को कुछ ओल्ड कॉइन्स देती है जिन पर 2095 की डेट लिखी होती है। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि 2014 का साल नहीं होता बल्कि सभी लोग सन 4028 में होते हैं। मेगन बताती है कि इस टाउन के सभी लोगों को एक सिलेक्शन द्वारा यहाँ पर लाया गया है और वो लगभग 3000 साल से हाइबरनेशन चैम्बर में थे और उन्हें यहाँ लाने वाला एक प्रोग्रामर जिसका नाम डेविड है उसने उनको सिलेक्ट किया है। वो सब कुछ देख रहा है और कोई भी उससे नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर एथन अपनी बॉडी की गंध को मिटाने के लिए जानवर का इस्तेमाल करता है और तभी उसका सामना एक क्रीचर से होता है। एथन जंगलों में से निकलता हुआ ऐसी जगह आ जाता है जहाँ वो शहर को देखता है जो कई सालों पहले तबाह हो चुका है। इथन ये देखकर हैरान हो जाता है। इसी समय अचानक इथन को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है जो इथन के पास आकर लैंड करता है। इस हेलीकॉप्टर में से डॉक्टर जेनकिंस उतरता है और यही डेविड होता है जिसने ये प्रोग्राम डिजाइन किया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस टाउन के अलावा सारी पृथ्वी तबाह हो चुकी है और सिर्फ यही एक रहने के लायक जगह जो सुरक्षित है। डेविड ने ये जगह मानव जाति को बचाने के लिए बनाई थी और काफी समय तक कुछ खास लोगों को एक्सीडेंट का बहाना बनाकर एक चैम्बर में रखा गया ताकि फ्यूचर में उनको दोबारा जिंदा करके उनकी मदद ली जा सके और एथन उसका परिवार उनमें से एक था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही कमाल की नई वीडियोस के साथ।